नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी 1449 करोड़ की लागत से 352 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कॉलन कॉलेज के मैदान में होने वाले समारोह में आईआईएम से गौघाट के बीच एलडीए के ग्रीन कॉरिडोर को और पीएम योजना के लगभग 4700 आवासों का शिलान्यास होगा। तो वहीं नई एसटीपी बिजली लाइनें, सड़कों और पाइपलाइन परियोजना का भी लोकार्पण किया जाएगा। राजनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत आज लखनऊ पहुंचेंगे और रविवार को दिल्ली रवाना होंगे। तो एक खबर आपको बता दें, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आज कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? और देखिए, देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद राजनाथ सिंह 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं। तमाम लखनऊ वासियों के लिए सौगात देने के लिए दिल्ली से आ रहे हैं। करीब 2 बजे के आसपास लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक हैं, उनके समेत तमाम जो नेता हैं, वहां पर उनको लेने पहुंचेंगे। उसके बाद सीधे रामलीला ग्राउंड पर जाएंगे, जहां पर होली मिलन समारोह है व्यापार मंडल की तरफ से, वहां पर शामिल होंगे। उसके बाद अपने आवास पर आ जाएंगे। तो उसके बाद जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ की विकास कार्य योजनाओं को की बात करें या फिर सेतु निर्माण की बात करें, उनके निधि से लगातार लखनऊ को मिलती रही हैं। इस प्रकार से इस बार बहुत बड़ी करीब 353 परियोजनाएं 1449.68 करोड़ की लागत से बनी, इनका जो शिलान्यास लोकार्पण किया जाएगा। यानी कहीं न कहीं लखनऊ वासियों के लिए राजनाथ सिंह का यह समझिए विकास का पिटारा खुल चुका है। और लगातार जिस तरीके से राजनाथ सिंह लखनऊ के दौरे पर रहते हैं और अपने उनके जानने वाले, उनके चाहने वाले जब भी वो लखनऊ आते हैं आसानी से मिल सकते हैं। और तमाम जो सुख सुविधाओं से अगर बात करें लखनऊ की, अगर सौंदर्यीकरण हुआ है या फिर स्मार्ट सिटी है, तो उसमें सबसे ज्यादा विकास को लेकर जो को सहयोग है वो राजनाथ सिंह का है। तो यही वजह है कि समय समय पर वो आते रहते हैं। उनका संसदीय क्षेत्र भी है, उनके लोग भी बहुत जानने वाले हैं। इस वजह से 2 दिवसीय दौरे पर है, तमाम कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। जी बिल्कुल अनूप, ये भी जानना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था से लगाकर। जब वो पहुंचेंगे वहां पर 2 बजे के आसपास लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर, वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था तमाम इंतजाम किए गए हैं। उसके बाद जब रामलीला ग्राउंड जब पहुंचेंगे, क्योंकि पहला कार्यक्रम उनका उद्योग व्यापार मंडल के तहत है वहां पर, तो वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर भी कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहां पर उसके साथ साथ जो उनके और भी कार्यक्रम है, चाहे विकास कार्यों की योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री वहां पर शामिल होंगे, उसको लेकर के तो पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरा खाका तैयार है। 2 बजे के आसपास जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे तो तमाम लौ लश्कर के साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको रिसीव करने पहुंचेंगे। जी बिल्कुल अनूप, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, 2 दिवसीय उनका ये दौरा रहने वाला है, ऐसे में जहां आज कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, उसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है? और देखिए, जो मुख्य कार्यक्रम है वो जो विकास कार्य की योजनाएं उनका लोकार्पण शिलान्यास है। उसके बाद तमाम जो कार्यक्रम है वो चाहे डिवाइन हॉस्पिटल में कार्यक्रम है, वहां पर गोमती खंड में वहां पर उनको भी उनका कार्यक्रम लगा है। पुस्तक विमोचन का भी रविवार को कार्यक्रम है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। माटी से मसीहा, इस तरीके से एक पुस्तक है, उसका विमोचन करेंगे। और रविवार को 4:30 पर लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे, करीब 5 बजे दिल्ली के लिए वहां से रवाना हो जाएंगे। तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें तमाम जो तैयारी है वो अलग अलग क्षेत्र में की गई है। वो चाहे विकास को लेकर सबसे बड़ा जो यहाँ पर टॉपिक है, या फिर लगातार चूंकि विकास का केंद्र लखनऊ बनता जा रहा है, इसी वजह से राजनाथ सिंह की जो परियोजनाएं हैं, करोड़ों रुपए की लागत से इस शिलान्यास लोकार्पण होगा। तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम जो सरकार के मंत्री हैं वो भी शामिल होंगे, के शर्मा, तमाम जो विधायक हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विशेष रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहने वाले हैं। और वो करेंगे बड़ी खबर का बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, ये बड़ी और अहम जानकारी। कोलकाता के WJ मैरियट होटल में ये बैठक आयोजित की जाएगी, जहां पर आपको बता दें कि अखिलेश शिवपाल यादव पहुंच चुके हैं। वहीं कोलकाता में ये बैठक आयोजित की जा रही है, जहां पर स्वामी मौर्य, इंद्रजीत सरोज भी पहुंचे हैं। तो वहीं सलीम शेरवानी, किरणमय नंदा भी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि 2024 के चुनाव के एजेंडे को लेकर यह बैठक आयोजित की जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां अखिलेश यादव, शिवपाल यादव भी कोलकाता पहुंच चुके हैं। और इस बैठक में जहां 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर एजेंडे पर चर्चा की जाएगी, वहीं कोलकाता के WJ मैरियट होटल में ये बैठक आयोजित की जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां 2024 के चुनाव के एजेंडे को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो वही समाजवादी पार्टी के बड़े दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कई अहम पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता के WJ मैरियट होटल में आयोजित की जा रही है। तो सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक आयोजित की जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि कोलकाता के WJ मैरियट होटल में ये बैठक होनी है। तो वहीं इस बैठक में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव मौजूद रहेंगे। साथ ही स्वामी मौर्य, इंद्रजीत सरोज भी कोलकाता पहुंच चुके हैं। सलीम शेरवानी, किरणमय नंदा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 2024 के चुनाव के एजेंडे को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। तो समाजवादी पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अब कमर कसती हुई नजर आ रही है, जहां सभी कार्यकर्ता भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जा रही है, जहां पर 2024 के चुनाव के एजेंडे को लेकर ये बैठक होनी है। कई अहम पहलुओं पर यहां चर्चा की जाएगी। साथ ही 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। जो भी खामियां हैं उन पर काम किया जाएगा और ऐसे में कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, क्या कुछ पूरा अपडेट मिल रहा है? देखिए, कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है। अखिलेश यादव के साथ ही कई ऐसे नेता है जो बड़े कद के नेता है, वो वहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा जयप्रदा जो राज्यसभा की वहाँ की मेंबर है, वो पहुंची हैं। इसके अलावा किरणमय नंदा जो कोलकाता से ही आते हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल के नेता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के साथ एक लंबी पारी उन्होंने खेली और अखिलेश यादव के साथ वो कंधा से कंधा मिला के नजर आते हैं। तो पूरी रूपरेखा जो है वो किरणमय नंदा ने लिखी है इस पूरी बैठक की। तो फिलहाल उस बैठक में वो भी शामिल है। खास बात यह है कि जो साउथ और साउथ ईस्ट के जो नेता हैं इनके, यानी कि जो इधर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सभी इस बैठक का हिस्सा है। और आज अभी 10 बजे से बैठक फिर शुरू हो चुकी है। जो प्रस्ताव है वो पढ़े जा रहे हैं वहां पर, और अभी कुछ देर बाद ही जो 2024 के लिए जो रणनीति बनाई है जानी है, उसको लेकर वहां पर चर्चा होगी। और उसके अलावा कल फिर बैठक होगी और उसके बाद दोपहर में प्रेस वार्ता भी करेंगे अखिलेश यादव और पूरे पत्रकारों को पूरे मामले की जानकारी देंगे कि आखिर बैठक में किन प्रस्तावों पर मोहर लगी है और पार्टी अब किस एजेंडा के तहत काम करने वाली है। तो फिलहाल बैठक महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है और लोकसभा के लिए एक नींव भी मानी जा रही है। जी बिल्कुल तौकीर, ये भी जानना चाहेंगे 2024 में होने वाले चुनाव के लिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी कमर कसती नजर आ रही है, और ऐसे में कौन कौन दिग्गज वहां पर मौजूद है और उसके अलावा क्या कार्यकर्ता भी इस कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद हैं? देखिए, इसमें जो 67 ऐसे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के महासचिव है, सचिव है, सदस्य हैं, उनको बुलाया गया है। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष है, यानी कि 20 ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं अलग अलग प्रदेशों के, वो सभी इस बैठक का हिस्सा है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की इनकी कार्यकारिणी है, उसमें अलग अलग विंग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। कई बड़ी नेता है ऐसे जो वहाँ पहुंचे हैं। उसके अलावा बड़ी तादाद में अलग अलग प्रदेशों के भी नेता पहुंचे हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी का, क्योंकि महाराष्ट्र में भी इनके विधायक है वहां पर, उसके अलावा जो वो आसिम आजमी है प्रदेश अध्यक्ष है, तो इसी तरह के अलग अलग जगहों से सभी लोग पहुंचे हैं वहां पर।
जी बिल्कुल तौकीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप देखेंगे खबरों का राज्य मंत्री असीम अरुण संत कबीर नगर पहुंचे, जहां वो गौंड विकास संस्था के जरिए जनजातीय धन्यवाद जनसभा में राज्य मंत्री असीम अरुण शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के निर्भीक राज्य मंत्री का अभिनंदन करेंगे। बता दें ये कार्यक्रम कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के कृष्णा पैलेस में आयोजित किया जाएगा। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी और अहम खबर 12 बजे शक्ति भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जहां आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री के आदेश पर बड़ा एक्शन, बिजली कर्मियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। बड़ी तादाद में संविदा कर्मी हटाए गए हैं और ऐसे में कई जिलों में ये एक्शन लिया गया है। तो हड़ताल में शामिल कर्मियों पर एफआईआर भी हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा एक्शन मोड में नजर आए हैं और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 12 बजे शक्ति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि बड़ी तादाद में संविदा कर्मी हटाए गए हैं, कई जिलों में यह एक्शन लिया गया है। तो ऊर्जा मंत्री के आदेश पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां हड़ताल में शामिल कर्मियों पर एफआईआर भी हुई है। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, जिस तरह से ऊर्जा मंत्री जो है वो अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसको लेकर आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए, जागृति करीब 46 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, बिजली कर्मी हड़ताल पर है। तमाम उत्तर प्रदेश के जो पावर हाउस हैं वो बंदी की कगार पे पहुंच चुके हैं। तमाम जो घर हैं उनमें पानी की समस्या भी पैदा हो चुकी है, क्योंकि 46 घंटे से अगर बिजली नहीं आएगी तो ऐसे में कहीं न कहीं बिजली एक ऐसी जो व्यवस्था है कि जो पानी से लगा के हर चीज की व्यवस्था कहीं न कहीं बिजली के माध्यम से होती है। तो ऐसे में मूलभूत सुविधाएं काफी प्रभावित हो चुकी हैं। बहुत अच्छे हालात नहीं कहे जा सकते हैं उत्तर प्रदेश के, हालांकि सरकार ने प्रयास किया है कि इस स्थिति को संभाला जाए, इनसे निपटा जाए, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त नहीं हो पाई है। इसी वजह से लगातार जो संविदा कर्मी के लिए सरकार ने ऐलान किया था कि अगर हड़ताल पर जाएंगे तो उनकी संविदा समाप्त हो जाएगी या इनकी नौकरी से भी जाएंगे। तो तमाम लोगों पर कार्रवाई की गई है, तमाम लोगों पे एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन जो बिजली कर्मी है वो अभी भी अपनी हड़ताल पर अड़े हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो हाई कोर्ट ने भी एक जो इनके पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ एक वारंट जारी किया है कि सोमवार तक वो कोर्ट में उपस्थित हो, अपनी बात कहें। क्योंकि पिछले जब बार हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था तो उसमें कहा था कि ये हड़ताल नहीं कर सकते हैं, अपनी मांगों को लेकर कोर्ट आ सकते हैं, सरकार के पास जा सकते हैं, लेकिन बिजली कर्मी हड़ताल नहीं कर सकते, बिजली कहीं बंद नहीं कर सकते हैं। इन सब चीजों को लेकर कोर्ट ने उनको स्वतः संज्ञान, क्योंकि सरकार इस प्रदर्शन के खिलाफ हाईकोर्ट गई थी, उस पर हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है। फिलहाल अब आज ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं उसको भी बताएंगे, साथ ही साथ सरकार से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल 2 मोबाइल नंबर, एक लैंडलाइन, एक हेल्पलाइन नंबर भी खोल दिए गए हैं, ताकि जो परेशानी है वो उस नंबर पर दर्ज की जा सके और इधर से जो सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा सके या जनता को हो रही समस्याओं का निदान करा जा सके। लेकिन उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का शहर है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। शहर में तो कहीं न कहीं लोग जागरूक हैं, फोन से टच में हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वहां पर तो पावर हाउस के लोग कभी बहुत ही कम जाते हैं, तो वहां बहुत ज्यादा समस्या। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही पवन अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए। पवन, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब ऊर्जा मंत्री ने जो है एक्शन लिया है, संविदा कर्मी हटाए गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? जागृति, मैं आपको बता दूं, मैं मुजफ्फरनगर में ग्राउंड जीरो पर हूं और कल हमने एक खबर चलाई थी। यहाँ पर मुजफ्फरनगर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और वो परसों से लगातार बंद पड़ा हुआ है, बिजली गुल है, कई फीडर्स की और करोड़ों रुपए की रोज चपत औद्योगिक क्षेत्र को लग रही है, अब हो चुका है। और उसके बाद मुजफ्फरनगर की बात करें तो मेरे क्षेत्र की भी लाइट बंद है रात से। जहां भी हमारे पास हजारों की संख्या में लोग पूछते हैं, फोन कॉल आ रही है दर्जनों कि भाई लाइट कब आएगी, लाइट कब आएगी, लेकिन हम लोग भी मजबूर है बताने में लाइट कब आएगी। लगातार अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो इस वक्त मुजफ्फरनगर में 3 बड़े औद्योगिक क्षेत्र है, उसके बाद नगरीय क्षेत्र में भी बिजली गुल है, दर्जनों फीडर है, दर्जनों फीडरों की सप्लाई बंद हो चुकी है।
जब वहां पर बिजली कर्मचारी कोई भी मौजूद नहीं है, जो संविदा कर्मी है वो भी हड़ताल पर बैठे हैं, सरकारी कर्मचारी है वो भी हड़ताल पर बैठे हैं, लगातार बारिश में वो लोग हड़ताल पर बैठे हुए अपनी बात रख रहे हैं सरकार सामने, लेकिन निष्कर्ष निकलता कोई भी जागृति नहीं नजर आ रहा है। और अब लोगों के घरों में धीरे धीरे पानी भी खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जो रात को उन्होंने टैंक भरे थे वो भी खत्म हो चुके हैं, इन्वर्टर बंद हो चुके हैं, बिजली सप्लाई बाधित है, खुद घरों की लाइटें बंद हो गई है, जागृति लोग समस्या से जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल पवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सैयद, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरे प्रदेश में जहां कई जगहों पर बिजली गुल है, बिजली कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी जागृति, बता दें प्रयागराज की बहुत ही हालात दयनीय है, जहां कई क्षेत्र की और पावर हाउस की लाइटें कटी थी, तो रात में ही जिलाधिकारी सड़कों पर उतरे और साथ ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर बेस के कुछ कर्मचारियों को लेकर, नगर निगम के कर्मचारियों को लेकर कुछ फीडरों की लाइट तो चालू करा दी है, मगर अभी भी कुछ फीडरों की हालात लाइट बंद होने के कारण बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पानी की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही, पानी की किल्लत हो रही है। दूसरी तरफ जो शहर का मुख्य क्षेत्र है, चौक एरिया, जहां पर लाइट ना होने से दुकानदारों को सुबह से अंधेरे में रहना पड़ा, लाखों का नुकसान हुआ है। ऐसे में मीरापुर क्षेत्र है, करेली 60 फीट रोड है, जहां लोग सड़कों पर उतरे हैं और चक्का जाम किया है। वहीं दूसरी तरफ जहां जॉर्ज टाउन के कार्यालय में कर्मचारी अभी भी अपनी मांग पर अड़े हैं और धरने पर बैठे हैं, जहां के पहले हमारे सहयोगी पहले अनूप ने बताया था कि प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह से संज्ञान लिया है और 20 तारीख तक जवाब मांगा है। शैलेंद्र दुबे संयुक्त समिति के जो हैंगे उनको लखनऊ के सीजीएम के द्वारा वारंट जारी करके उनसे जवाब मांगा है। 20 तारीख तक उनको जवाब दाखिल करना होगा हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने सरकार को भी छूट दी है कार्रवाई करने की पूरी। जी बिल्कुल सैयद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भीम शंकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भीम, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरे प्रदेश में कई इलाकों में जो है बिजली गुल है, बिजली कर्मचारी हड़ताल पर बैठे, और ऐसे में आप ऊर्जा मंत्री ने भी एक्शन लिया है, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? लगातार आज तीसरे दिन भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। लोग काफी परेशान है, लोग सबसे ज्यादा पानी से परेशान है, लोगों की रातों की नींदें हराम है, क्योंकि मच्छर के वजह से लोग रातों की नींदें हराम हो रही हैं। लगातार तीसरे दिन कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। जी बिल्कुल, और ऐसे में देखिए ऊर्जा मंत्री ने भी एक्शन लिया है, अब क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है बिजली कर्मचारियों? बिजली कर्मचारियों के लगातार प्रदर्शन जारी है। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। जी बिल्कुल भीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां प्रदेश भर में बिजली कर्मचारी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे में अब ऊर्जा मंत्री ने भी एक्शन लेते हुए कई संविदा कर्मियों को हटाया है, और जिसको लेकर आज वो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर वो जानकारी भी देंगे। तो आंदोलन कर रहे कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां माफिया अतीक के करीबी के भाई को एसटीएफ ने उठाया है। तो वहीं आपको बता दें कि बहराइच से गिरफ्तारी की गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एसटीएफ ने नफीस बिरयानी के भाई को उठाया है। वही उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल क्रेटा कार पत्नी रुखसार के नाम पर थी, और ऐसे में आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद का फाइनेंसर है नफीस बिरयानी। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जहां माफिया अतीक के करीबी के भाई को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। तो माफिया अतीक अहमद के फाइनेंसर को गिरफ्तार किया गया, और साथ ही आपको बता दें कि हत्याकांड में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार जो है वो नफीस बिरयानी की पत्नी के नाम पर दर्ज है, और ऐसे में अब एसटीएफ ने नफीस बिरयानी को गिरफ्तार किया है। माफिया अतीक अहमद का फाइनेंसर है नफीस बिरयानी, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी है बड़ी और अहम जानकारी। तो एक खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में धामी सरकार का बजट पेश हो चुका है। बता दें अब धामी सरकार पूरे प्रदेश में बजट की खूबियों को आम जन तक पहुंचाने का काम करेगी, जिसके लिए धामी सरकार के बजट की खूबियों को सरल शब्दों में
आम जन तक पहुंचाने के लिए सभी जनपदों में पत्रकार वार्ता श्रृंखला का आज आयोजन किया गया है। इस दौरान प्रदेश पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश प्रवक्ता पत्रकार वार्ता के जरिए संबोधित करेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, जहां अब धामी सरकार का बजट पेश हो चुका है और अब इसको सरल शब्दों में समझाने के लिए जन जन तक जो है कार्यकर्ता और प्रवक्ता पहुंचेंगे। क्या पूरी अपडेट मिल रही है? जी जागृति, निश्चित तौर पर आज धामी सरकार का जो बजट पास हुआ है उसको लेकर अब जो बजट सरल शब्दों में आम जनता तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, इसको लेकर आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज राजधानी देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश भर में लगातार जो है वो प्रेस वार्ता की जाएगी। तमाम सारे पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो धामी सरकार का बजट है उसे आम जन तक सरल शब्दों में पहुंचाया जाए। इसको लेकर सभी जिलों में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। तमाम सारे पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं राजधानी देहरादून में भी इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज प्रेस वार्ता करेंगे और जो प्रदेश सरकार का बजट है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, सरल शब्दों में समझाने का काम किया जाएगा। तो तमाम सारे पदाधिकारियों को इस बजट प्रदेश सरकार के बजट को आम जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तमाम सारे पदाधिकारियों को सौंपी गई है। जी बिल्कुल नवीन, ये भी कॉन्फ्रेंस ये आयोजित की जानी है। अगर बात कीजिए तो राजधानी देहरादून में इसकी शुरुआत होगी। इसके साथ ही उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं वहां पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। तमाम सारे पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो उत्तराखंड के 13 जिले हैं उनमें तमाम सारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अपने अपने जो स्थान उन्हें चिन्हित किए गए हैं उन स्थानों पर जाएंगे और पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे और आम जनता जो धामी सरकार का बजट है उसको किस तरीके से सरल शब्दों में लोगों को समझाने का काम इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से किया जाएगा। जी बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां अब सभी जनपदों में पत्रकार वार्ता के जरिए बजट को समझाने की कोशिश की जाएगी। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर, कैंट क्षेत्रों के चुनाव हुए निरस्त। ये बड़ी और अहम अपडेट, आज होनी थी नामांकन प्रक्रिया। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने सिंबल पर लड़ने का फैसला लिया था। ऐसे में कांग्रेस ने पहली बार ये फैसला किया था, जहां कैंट क्षेत्रों के चुनाव अब निरस्त हो चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि आज नामांकन प्रक्रिया होनी थी और ऐसे में जहां कांग्रेस ने सिंबल पर लड़ने का ये फैसला लिया था, तो पहली बार कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। हालांकि कैंट क्षेत्रों के चुनाव जो हैं वो अब निरस्त हुए हैं। तो आज चुनाव को लेकर जहां नामांकन प्रक्रिया होनी थी, तो ये कांग्रेस ने सिंबल पर लड़ने का फैसला लिया था और ऐसे में पहली बार कांग्रेस ने ये फैसला लिया था। पूरे राज्य के लिए बड़ा दुखद दिन है। बहुत हमारे एक ऐसा गंदा इतिहास बनाया कुछ लोगों ने, पैसे के बल पर दल बदल करके एक घृणित इतिहास बनाने की कोशिश की, हमारे ऊपर कलंक लगाया, हमारे संसदीय लोकतंत्र पर एक धब्बा लगा, दल बदल किया, जिसको महापाप कहा सुप्रीम कोर्ट ने, दल बदलुओं को महापापी कहा। तो ये आपको बता दें देहरादून में 18 मार्च को जहां सरकार की थी। वही फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।